हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद सुख। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये अभी मैं इस वीडियो को मतलब जो है इस चैप्टर को दोबारा से कवर कर रहा हूँ। क्यों दोबारा से कवर कर रहा हूँ? क्योंकि जो है पहले जो सिलेबस था वो एबीएफ ने अपडेट कर दिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पाया। जो है जो पहले से, जैसे ये चैप्टर पहले से पढ़ाया हुआ था तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाया था। अब मैं इसको दोबारा से पढ़ा दे रहा हूँ आपको नए सिरे से, कि अगर कोई भी अपडेट्स या कोई कमी रह गई हो तो वो इस नए फॉर्मेट में विथ फेस हम कवर कर देंगे। ठीक है, पहले के जो वीडियोस थे वो मैं विदाउट फेस था, इसमें फेस भी है, मैं आपके सामने रहूँगा। ठीक है, और जो भी इन्हेंसमेंट या फिर कोई मॉडिफिकेशन है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, वो भी हम इस चैप्टर में नए सिरे से करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सभी चैप्टर जो पहले पुराने फॉर्मेट के ओल्ड वीडियोज़ पड़े हुए थे वो नए वीडियो से रिप्लेस हो जाएंगे। 1 बाई 1 वर्क इज़ गोइंग ऑन। ये एबीएम में भी किया जाएगा और बीएफएम में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें नहीं चेंज किया गया, तो उन पर भी ये काम किया जाएगा। ठीक है, बाकी एबीएफएम, बीआरबीएल और एचआरएम नए सिरे से आए थे और नए सिरे से पढ़ाएंगे, तो उसमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 1 में एचआरडी और इसके सब सिस्टम के बारे में। कई सारे पार्ट होंगे, चैप्टर नंबर 11 में भी 10-11 पार्ट होंगे मेरे ख्याल से, और ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स कि हम पढ़ेंगे तो ढंग से ही पढ़ेंगे, है ना। अदरवाइज जो है देखो क्या है, एचआरडी थ्योरी बेस्ड है। अगर हम देखें ना, हम ये सोचें कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इस पूरे लेक्चर में मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम की बात दिखती नहीं है, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, वरना फिर ये होगा कि सिलेबस कवर नहीं है। ओके, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, The perspective of managing people in the organization over a period of time has been maturing to include the totality of the human being। मतलब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो ह्यूमन पीपल मैनेजमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो बदलता चला गया। लोग मेच्योर होते गए और इसमें जो है अब ह्यूमन बीइंग की टोटलिटी को इंक्लूड किया जाने लगा। यानी कि ह्यूमन बीइंग आप मानव हैं, इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश की गई। आप महज एक मशीन नहीं है, इस बात को छोड़ा गया। कहने का मतलब ये है। ओके, एज सच इट नाउ इनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल एंड इज टुडे टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। तो मतलब अब जो है ह्यूमन पीपल मैनेजमेंट में अभी क्या हो रहा है कि पीपल मैनेजमेंट में हर चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है। हर एस्पेक्ट जो है, जो लोगों को डील करने में यूज होती है, उनको शामिल किया जा रहा है, और इसको टर्म दिया गया पीपल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। इनकी जगह पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको नाम दिया गया। ठीक है, originating as a mere set of activities, HRM today is acquired a status of crucial function in the organization। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट, उससे पहले सोशल डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट बने थे, तो जब ये शुरुआत हुआ तो ये मेयर सेट ऑफ एक्टिविटी थी। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनको जो है हमें परफॉर्म करना था, लोगों को हायर करना है, उनसे अपना काम करवाना है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ सेट हुआ करती है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज के समय में भाई ऐसा नहीं रह गया है। ये एक क्रूशियल फंक्शन बन चुका है, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का ये रूप ले चुका है। ठीक है, दिस हैज हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ द रियलाइजेशन दैट पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज जस्ट अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट आर इंपॉर्टेंट एसेट इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों एचआरएम जो है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक डिपार्टमेंट बन करके उभरा? उसके पीछे वजह ये थी कि लोगों ने ये रियलाइज़ किया, मतलब इंडस्ट्रीज ने, बिजनेसमैन ने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को महज हम एक जो है प्रोडक्शन का एक फैक्टर नहीं मान सकते। जैसे किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, किसी भी आइटम को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें पूंजी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसी तरीके से ह्यूमन भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा मानना बंद किया गया। बल्कि ये माना गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस के लिए ये जो मानव है, ह्यूमन है, वो एक इंपॉर्टेंट एसेट है, जरूरी हो चुका है इंसान। अब कहने का मतलब ये है। ठीक है, रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स हैव ट्राई टू इवॉल्व स्ट्रेटजी टू आंसर द ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज। मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई कि हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे कि जो ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया सके। क्या मतलब इस बात का? जैसे लोगों को हमने सिर्फ एक मशीन माना, तो हम ये कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन चाहिए, फ़ायदा उठाना है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि सभी ऐसा नहीं करना चाहते थे। कुछ विद्रोह कर रहे हैं, कुछ काम पे नहीं आ रहे हैं, कुछ जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे इश्यूज निकल करके आ रहे थे। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी रिसर्च और प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स द्वारा की गई नई नई चीज़ें ट्राई की गई। ठीक है, दे सर्टनली हैव एक्सेप्टेड द लिंकेज बिटवीन द इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। तो मतलब उन्होंने ये जो रिसर्चर वगैरह थे
इन्होंने ये माना कि भाई एक लिंक है किसके किसके बीच में, किसी व्यक्ति की संतुष्टि में, सेटिस्फैक्शन में, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बीच में एक रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ लिंक निकल करके सामने आया। टाइम एंड अगेन सिस्टम हैव बीन डेवलप टू अटेन दिस कंपेटेबिलिटी, मतलब बार बार ये प्रयास किया गया कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि ये कंपेटेबिलिटी आ सके। कंपेटेबिलिटी आ सके मतलब इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन भी रहे और ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी खासी ग्रोथ भी हो, ऐसा प्रयास किया गया। इन दिस कंटेक्स्ट न्यू सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड एंड अ फ्यू ट्रेडिशनल वन हैव बीन मॉडिफाइड टू सूट द इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, मतलब इस चीज़ की, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि मतलब जो है ह्यूमन की नीड को भी पूरा किया सके, इंडिविजुअल की नीड को भी, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव किया जा सके। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे नए सिस्टम डेवलप किए गए। ठीक है, कुछ नए सिस्टम डेवलप किए गए और कुछ पुराने जो थे उनको मॉडिफाई कर दिया गया ताकि जो ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन को मिला करके चेंज किए गए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। फिर आता है एचआरडी और इसके सब सिस्टम के बारे में। तो हमने यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि भाई पीपल मैनेजमेंट, अब जो है जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाने लगा कि भाई इंसान ही है, ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्शन की एक मशीन है, मशीन जैसा लुक हट गया लोगों का, मशीन नहीं है इंसान है, ये मानना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें अब सभी एस्पेक्ट जो पीपल से डीलिंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं उन सबको शामिल करके इसे नया नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया गया। ठीक है, तो लोगों से डीलिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उनकी इमोशंस होती है, डिजायर्स होती हैं, नीड होती हैं, उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, शुरुआत में पीपल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट था, एक सेटअप एक्टिविटी था कि इतने काम करने बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज के समय में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के रूप ले चुका है। ठीक है, दिस हैज हैपन एज ए रिजल्ट, ये क्यों हुआ है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ने या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को, हम जो पीपल हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, हम इनको केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मान सकते। जैसे हम रॉ मटेरियल और पूंजी या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी की जैसे प्रोडक्शन के पार्ट होते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन को भी सिर्फ एक प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मान सकते, बल्कि ये जो है ये हुआ कि मतलब ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में मानव यानी ह्यूमन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट एसेट के रूप में सामने आते हैं, एक इंपॉर्टेंट जो है एसेट के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, रिसर्चर और प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स जो थे उन्होंने नई नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की ताकि ह्यूमन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके आंसर दिए जा सके। उन्होंने ये पाया कि भाई जो रिसर्चर, उन्होंने पाया कि लिंक है लोगों यानी वर्कर्स की संतुष्टि और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बीच में एक रिलेशनशिप है, और बार बार ये प्रयास किया गया, टाइम एंड अगेन ये प्रयास किया गया कि इस कंपेटेबिलिटी को अचीव किया जाए, यानी कि लोग भी सेटिस्फाइड हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी ग्रोथ करे, इसको करने का प्रयास किया गया। इसके लिए नए सारे सिस्टम डेवलप किए गए, नए सारे थ्योरीज लाई गई, और जो पुरानी थ्योरी थी या सिस्टम थे उनको मॉडिफाई किया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो इमर्जिंग नीड्स हैं, जो नई नई नीड्स उनकी आ रही हैं सामने, उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड इट्स सबसिस्टम। ठीक है, तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विथ इट्स एम्फेसिस ऑन क्वांटिटी आउटपुट एंड द प्रिवलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल कुड बी मेड प्रोड्यूस मोर हैड लेड द डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द वर्क प्लेस। मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुई, जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, तो वहाँ जोर किस बात पे दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। अगर कार बना रहे तो ज़्यादा कार बनाएंगे, अगर खिलौने बना रहे तो ज़्यादा खिलौने बनाएंगे। साथ ही साथ में कोशिश ये की गई कि लोगों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, ये इसी मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ज़रूरत यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लोगों से ज़्यादा रगड़ करके काम लो, बेसिकली यही एजेंडा था। तो डिह्यूमनाइजेशन हो गया एक तरीके से वर्क प्लेस पर, मानवता रह ही नहीं गई, किसी के साथ कोई दया नहीं, आपको 18 घंटे 16 घंटे काम करना ही करना होगा। ठीक है, पीपल को क्या किया गया, पीपल वर व्यूड एज ए मेयर सब्सटीट्यूट फॉर द मशीन्स। उनको ये देखा गया कि मशीनों की जगह पर इंसान, बस और कुछ नहीं। जैसे रोबोट्स की फीलिंग नहीं होती है, मशीनों की फीलिंग नहीं होती है, वैसे इंसानों की फीलिंग नहीं होती है। इस तरीके की ये भावना रखी गई कि हम 18 घंटे काम करवाएं। जैसे मशीन चला दी हमने, इलेक्ट्रिसिटी हमने फैन ऑन कर दिया, 24 घंटे चल रहा है, हम कभी नहीं फर्क पड़ता कि अगर ना स्विच ऑफ करिए तो चलता रहेगा साल 2 साल 3 साल, जब तक जल ना जाए या फिर जो है लाइट ना चली जाए। राइट, तो मशीनों वाली फीलिंग ले ली गई कि इंसान है, रगड़ो इसको, कोई मतलब नहीं, जितना काम करवाना उतना काम करवाओ। ये एक सोच थी कब, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में। एंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इंसानों के, हमारे अंदर इमोशंस होती हैं,
नीड्स होती है, एस्पिरेशन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वैल्यू, फीलिंग, इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब तुम्हारे अंदर इमोशन है, सर मतलब मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, वी डोंट केयर, तुम्हारी कोई आवश्यकता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कुछ बनना चाहते हो, एस्पिरेशन है तुम्हारी, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी उम्मीदें हैं हमारी कंपनी से, हमें मतलब नहीं। तुम्हारी वैल्यूज, फीलिंग्स सब बेसिकली भाड़ में जाए वाली स्थिति है कि हमें मतलब नहीं है यार, तुम काम करो जिस चीज़ के लिए हार गया, आई हैव पेड यू द मनी, यू हैव टू वर्क। ये सोच उस समय चल रही थी। दिस रियलाइजेशन हैड गिवन वे टू वेरियस ऑप्शनल ह्यूमन फोकस्ड स्ट्रेटजीज, प्राइमरली दे वर रिलेटेड टू मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। तो जब ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई जो है हमें क्या करना है, इंसानों पर ध्यान देना है, तो इंसानों पर जब ध्यान देने की बात हुई तो उस समय बहुत सारी ऑप्शनल ह्यूमन फोकस स्ट्रेटजीज डेवलप होकर के सामने आती है। यानी कि अब इंसानों पर ध्यान, व्यक्तियों पर ध्यान दिया गया, मशीनों पर नहीं, प्रोडक्शन पर नहीं, आउटपुट पर नहीं, प्रॉफिट पर नहीं, लोगों पर ध्यान दे करके बहुत सारी थ्योरी स्ट्रेटजी डेवलप की गई। और उद्देश्य क्या था, दे वर रिलेटेड टू मोटिवेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क। और वहाँ पर प्रयास पहले, सबसे पहले यानी इंसानों का जीवन सुधारने में सबसे पहला प्रयास किया गया कि लोगों को मोटिवेट किया जाए वर्क के सिलसिले में, उनको मजा आए, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करो कि वो और काम करे। ऐसा जैसे था कि भाई आपको 18 घंटे काम करना ही है, ये वाली भावना हटा करके उनसे कोशिश की गई कि उनको जो है ज़्यादा काम करवाया जाए, लेकिन मोटिवेट करके। काम करवाना अभी भी है, लेकिन उनको मोटिवेट, थोड़ी बहुत उनकी कदर करना, फीलिंग का कहीं ना कहीं वैल्यू देना शुरू किया गया था। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एफर्ट वर डायरेक्टेड टू मेक द वर्क मोर इंटरेस्टिंग। तो मतलब लोगों से काम करवाना है तो काम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई, वैल्यूएबल बनाने की कोशिश की गई, मीनिंगफुल की गई टू पीपल, सो दैट दे वर इन्वॉल्व इन डूइंग द एक्टिविटीज बियॉन्ड अ मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। मतलब कहने का ये हुआ कि काम को ही इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि काम इंटरेस्टिंग हो, जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसमें मजा आए, आपको वैल्यूएबल हो, आपको लगे कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी को केवल एक मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से ना करें कि मतलब हाँ ठीक है मुझे कार बनानी है, आओ अगली चेचिस आई है, इसमें नया टायर जोड़ा, अगली चेचिस आई, फिर कार लगाया, फिर टायर लगाया, फिर ऐसा नहीं, एक मशीन जैसा बिहेवियर ना हो करके हमको काम में मजा आना चाहिए, ये वाला प्रयास किया गया, मतलब जो है ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, फॉर दिस वन अप्रोच वाज टू रिकॉग्नाइज the emotions, feelings and needs of the human being, and the other was to change the content of the activity so that the activity satisfy the psycho-social needs of the individual and motivate them to perform better without any external प्रेशर। तो मतलब दो तरीकों से यहाँ पर जो है लोगों से काम को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया गया। तो दो तरीके अपनाए गए। पहला, लोगों की जो इमोशन है, फीलिंग है और उनकी जो नीड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया। अगर लोगों ने बोला कि सर हमको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए, दी गई। अगर उन्होंने बोला कि सर अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क और घंटे काम करूँगा तो उसकी एक्स्ट्रा सैलरी लूँगा, उन्हें दिया गया। उन्होंने बोला कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है या कैंटीन में खाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें उनकी जो है अवेलेबल करवाने का प्रयास किया गया, जिससे कि आपको अच्छा लगे। आप बैंक जाते हैं, वहाँ खाने के लिए अगर व्यवस्था नहीं है, 80 लोग काम करते हैं और कैंटीन अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। दूसरा तरीका अपनाया गया जो अदर वे था कि हम कंटेंट ऑफ एक्टिविटी चेंज कर दें, यानी कि जो एक्टिविटी की जा रही है उसमें ही चेंजेस ला दें। ठीक है, ताकि जो लोगों की, इंडिविजुअल की जो मानसिक और जो है सोशल नीड है उसको पूरा किया जा सके और उन्हें बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट किया जा सके बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के काम को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया गया। बोथ द एस्पेक्ट, दैट इज द फीलिंग्स एंड द जॉब कंटेंट आर इंटरलिंक्ड एंड देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स टेंडर्ड विद द जॉब कंटेंट एंड समटाइम पेड अटेंशन टू द ह्यूमन फीलिंग्स एंड नीड। मतलब ये फिर देखा गया कि जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं और जो जॉब के कंटेंट हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर जॉब कंटेंट, जो भी जॉब में काम करना है वो अगर अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो आप अच्छी फीलिंग रखेंगे। आपकी फीलिंग अच्छी होगी तो आप अच्छा काम करेंगे। ये आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, जॉब कंटेंट को मॉडिफाई करती थी, टेंडर करती थी और कभी कभी वो जो है ध्यान देती थी ह्यूमन फीलिंग्स और नीड को। ठीक है, दोनों में ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके वो चीज़ों को मैनेज कर रही थी। ठीक है, दीज अप्रोचेज हैड roots in the earlier theories which either focus on how the job should be organized or how to make people do what they like to do। तो ये जो अप्रोच अपनाई गई हमारी, दो अप्रोच हमने अभी दो तरीके देखे कि एक तो जॉब का कंटेंट बदल दो या लोगों की फीलिंग की कदर करो। ठीक है, तो ये कहाँ से आई हैं, इनके रूट जो है पुरानी थियरी से निकले हैं। जो पहले की थियरी बनी थी उसमें ये कहा गया था कि या तो फोकस करो कि कैसे जो है जॉब को ऑर्गेनाइज किया जाए, हाउ द जॉब शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, या हाउ टू मेक पीपल डू व्हाट दे लाइक टू डू। लोग जो करते हैं, पसंद करते हैं करना, उसको उनसे कैसे करवाया जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर ये
चला हुआ था। एट दिस जंक्चर इट इज पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द लिंकेज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ग्रोथ। मतलब अब इस स्थिति पर हम आ चुके हैं कि हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट में और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बीच में एक लिंक होती है। ठीक है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट या ग्रोथ में एक लिंक होता है, यानी कि अगर इंडिविजुअल अच्छा डेवलप करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा डेवलप करेगी बेसिकली। ओके, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट सर्टेन गोल टुवर्ड्स व्हिच देयर एंटायर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक टारगेट सेट करती है और उसी टारगेट के लिए उसके सारे एफर्ट लगे हुए होते हैं, सारा एफर्ट उसी टारगेट को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कोई कंपनी है, वो बोलते हैं कि मुझे 50 करोड़ प्रॉफिट इस साल कमाना है, तो उसने 50 करोड़ का टारगेट सेट कर लिया, अब सारे एफर्ट इसी की तरफ दिए जाएंगे। ठीक है, द गोल मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, बेटर वर्क कल्चर with the ultimate objective of satisfying business goal, needs satisfaction of people and adding value to the stakeholder as well as society at large। मतलब कहने का देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो क्या करेगी, उसका एक बिजनेस गोल होगा कि हमारा बिजनेस गोल है 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाना। दूसरा उसका गोल होगा कि जो उसके वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहें। तीसरा गोल होगा कि जिन्होंने पैसा लगाया है, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको भी फायदा हो, उनके लिए वैल्यू ऐड करें, यानी हमारे कंपनी की वैल्यू बढ़े, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़े। ये सारा काम हमें करना है, साथ साथ सोसाइटी का भी फायदा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने का उद्देश्य था। ठीक है, तो जो ये इन्होंने कहा कि हर कंपनी एक गोल सेट करके रखती है, तो वो गोल हो सकता है कि अच्छी प्रोडक्टिविटी लानी हो या बढ़िया वर्क कल्चर डेवलप करना हो। और चाहे अच्छी प्रोडक्टिविटी लानी हो, चाहे बेहतर वर्क कल्चर लाना हो, इन सब का उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है, इन सब का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि बिजनेस के गोल को सेटिस्फाई किया जाए, लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई किया जाए, वैल्यू ऐड किया जाए अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। ये सारे ओवरऑल गोल थे। ठीक है, उसके बाद में टू अचीव दीज गोल्स, इन गोल्स को अचीव करने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन हैव सिस्टम्स फॉर प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एंड पीपल एम्प्लॉयड फिट इन द एंटायर गैम्यूट ऑफ द सिस्टम टू प्रोड्यूस व्हाट इट इंटेंडेड। मतलब कहने का ये है कि ये जो गोल्स थे हमारे, वैल्यू एडिशन हो गया, बिजनेस गोल हो गए, इन सभी गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ था। इसमें प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स का अलग है, कंट्रोल मॉनिटरिंग का अलग डिपार्टमेंट है। ये और जो लोग थे, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, और जो लोग थे इस पूरे सिस्टम का पार्ट थे। इस पूरे सिस्टम का पार्ट थे कौन, जो जिन लोगों को वर्क दिया हुआ था, वर्कर जो थे वो इस पूरे सिस्टम का पार्ट थे, और वो प्रोड्यूस करते थे जिस चीज़ के लिए वो कंपनी बनी हुई थी, जिस काम के लिए उस कंपनी को बनाया गया, तो उस काम को वो प्रोड्यूस करके देते थे। द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्ट्रक्चर अ पैटर्न टू मैनेज द एंटायर प्रोसेस। पूरी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे बैंक में है ना, आपके एमडी होते हैं, एमडी, देन उसके बाद में ईडी होते हैं, कई सारे ईडी होंगे, देन उसके बाद में सीजीएम है, फिर उनके नीचे जीएम है। इस तरीके कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बना हो जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है, इंटायर प्रोसेस चलती है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए जोमेटो पे एक ऑर्डर आप प्लेस करते हैं, तो पहले आप कोई रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब वो ऑर्डर उस रेस्टोरेंट द्वारा तैयार किया जाएगा, फिर कोई एक डिलीवरी वाला बॉय या जो भी हो, वो व्यक्ति जा करके आपका सामान लेगा, बाइक से चलेगा, कार से चलेगा, आपके पास आएगा, आपको डिलीवर करेगा, आपसे पैसे लेगा, और फिर ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके लिए एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। ठीक है, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दीज यूनिट्स लेवल व्हिच इन टर्न इज ए परफॉर्मेंस ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग वेरियस रोल इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है वो निर्भर करेगी किस चीज़ पर, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दीज यूनिट्स आर लेबल। जो ये लेबल या जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, इन डिपार्टमेंट की हर एक की परफॉर्मेंस पर इफेक्टिवली अगर अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो जो है ऑर्गेनाइजेशन सफल होगी। जैसे जोमेटो का मैंने ऑर्डर वाली बात करी, तो वेबसाइट अच्छे से चले जिससे, या ऐप उनका चले जिससे हम ऑर्डर प्लेस कर पाएँ, रेस्टोरेंट में बेहतर खाना बने और अच्छे से पैकिंग हो, उनकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद में खाना बन गया, फिर उसको डिलीवरी सही से पहुँचा दे, खुद ना खा ले, ऐसा काइंड ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें लेकर के हर एक यूनिट अगर अच्छे से परफॉर्म करेगी, तभी जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। और हर एक यूनिट या लेबल अपनी परफॉर्मेंस कैसे देगा, जो लोग हैं वहाँ पर, लोग हैं भाई, जैसे हमने कहा कि खाना डिलीवर होना है, तो डिलीवरी बॉय इज देयर, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऐप के बाद में रेस्टोरेंट इज देयर, लोग हैं, रेस्टोरेंट में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी अच्छे खाना बनाना, जो डिलीवरी बॉय उसकी जिम्मेदारी है अच्छे से डिलीवर करना। तो लोग अगर वेरियस पोजीशन, वेरियस रोल में जो बैठे हैं, वो लोग अगर अपना अच्छा काम करेंगे तो ही ओवरऑल जा करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफल होती है। द स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड एज ए एडिफाइस, यानी भवन अराउंड व्हिच प्रोसेस आर बिल्ट। तो मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरीके का हम एडिफाइस मान सकते हैं, एक भवन है। जैसे बैंक है, बैंक एक जो है बिल्डिंग है, भवन मतलब बिल्डिंग हो गई, तो इस बिल्डिंग में बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट है, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, इन्हीं प्रोसेस से मिलकर के ये पूरा आपका एडिफाइस तैयार हुआ है, ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ
है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ईच यूनिट यानी जॉब रोल ऑफ दिस एडिफाइस यानी कि भवन या मकान रिक्वायर्स सर्टेन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इन एन इंडिविजुअल विदाउट व्हिच द इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू गिव द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हर एक यूनिट, हर एक जॉब रोल में, जो ये हमारा भवन है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसमें सर्टेन नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, एटीट्यूड की जरूरत होती है किसी व्यक्ति के अंदर में। हर व्यक्ति हर लेवल पर जो काम कर रहा है उसके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, वो स्किल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बगैर वो इंडिविजुअल उस काम को एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं कर सकता है, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जैसे अगर ऐप अच्छा ना चले तो मामला फंसेगा। अगर जो है जो रेस्टोरेंट में शेफ है खाना अच्छा ना बनाए तो प्रॉब्लम है। तो उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने खाना बनाने की, कुकिंग की अच्छी स्टाइल, नॉलेज, स्किल सब उसके पास होनी चाहिए। जो डिलीवरी बॉय है उसका काम है बाइक चला करके वहाँ तक पहुँचना, अगर उसको बाइक ही चलानी नहीं आती है तो वो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ देगा? जो काम 10 मिनट में होना वो आधे घंटे में हो रहा है, ठीक है। तो यही बात बताई जा रही है कि भाई नॉलेज होनी चाहिए। देयरफॉर टू मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड इट इज नेसेसरी टू इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट द इंडिविजुअल हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल, टेम्परामेंट, एटीट्यूड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब एंड एक्टिविटी सक्सेसफुली। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरी तरह से पूरा हो जाए, अचीव हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम परफॉर्मेंस दें हर एक इंडिविजुअल द्वारा, हर एक लेवल पर। हर लेवल पर जो व्यक्ति है उसको अपनी परफॉर्मेंस सही से देनी होगी। सो एंड दैट द इंडिविजुअल हैव रिक्वायर्ड नॉलेज, और जो व्यक्ति को आपने जिस काम पे लगाया है उसके अंदर वो नॉलेज, स्किल, टेम्परामेंट, एटीट्यूड भी होना चाहिए, तभी वो इस एक्टिविटी को और उस जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करेगा। मतलब कहने का कि भाई आपको ताजमहल बनाना है, ठीक है आप बनाओ, सब अच्छा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? एक नींव का पत्थर रखना ही पड़ेगा। वो पत्थर जो रख रहा है वो भी अच्छे से काम करे तभी ताजमहल खड़ा होगा। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि हर लेवल पर हर व्यक्ति को अपना काम बेहतर तरीके से करना होगा, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन अपनी सफलता को अचीव कर सकेगी। देयर कैन बी वेरियस मीन्स बाई विच दिस कैन बी एग्जामिन्ड एंड अचीव। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं कि लोगों ने अपना डिजायर्ड रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है, और हमने अपनी डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति आई थी, उसमें जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, और लोगों को बेसिकली रगड़ो वाली बात है कि लोगों से ज़्यादा काम करवाओ। तो मानवता, ह्यूमनाइजेशन कुछ था ही नहीं, इंसान को इंसान नहीं मशीन समझा जाता था, ठीक है। तो लोगों को मशीनों का सब्सटीट्यूट माना जाता था। लोगों की फीलिंग, लोगों की जो कंपोनेंट हैं ह्यूमन बीइंग होने के, इमोशन, नीड, एक्सपेक्टेशन, फीलिंग्स, कोई मतलब नहीं था, इनके लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, इंसान भी जरूरी होते हैं। तो उसके लिए ऑप्शनल ह्यूमन फोकस स्ट्रेटजी बनानी शुरू हुई, यानी अब ह्यूमन को भी जोर देना है, लेकिन ऑप्शनली जो है ह्यूमन को जोर दे करके स्ट्रेटजी बनानी शुरू हुई। प्राइमरी उद्देश्य ये था कि लोगों को मोटिवेट करना है वर्क के पर्सपेक्टिव में, यानी कि लोग मन लगा करके काम करें, ऐसे ही प्रयास करने का सोचा गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरे एफर्ट किया गया कि लोग जो है इंटरेस्ट, जो काम है लोगों का उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, वैल्यूएबल बनाया जाए, ताकि वो जो है उसे एक मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से ना देखें कि हाँ आया गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि बस केवल पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है और मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिस इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। मैं इसको इंटरेस्ट लेकर के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए काम के प्रति भी, ठीक है। तो इसके लिए एक अप्रोच थी कि लोगों की जो फीलिंग है, इमोशन है, नीड है, उसको पहचाना जाए। और दूसरा तरीका था कि जो एक्टिविटी का कंटेंट ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि जो जॉब में जो काम है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेटेड फील करें और बिना किसी बाहरी प्रेशर के भी अपने काम को अंजाम दे सकें, ठीक है। ये दोनों बातें, बोथ द एस्पेक्ट, यानी कि लोगों की फीलिंग और जॉब का कंटेंट में मॉडिफिकेशन आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जॉब कंटेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं, और कुछ जो है लोगों की फीलिंग और नीड्स पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच अपनाई हमने फीलिंग और कंटेंट में मॉडिफिकेशन वाली, वो दोनों कहाँ से आई हैं? पुरानी जो थियरी चला करती थी कि कैसे जो है जॉब को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, या जो है कैसे लोगों को जो है मनाया जाए कि वो हाउ टू डू व्हाट दे लाइक टू डू, जो काम करना पसंद करते हैं उसको कैसे उनसे करवाया जाए। तो अब यहाँ तक पहुँचने पर हमारी स्थिति ये है कि हमारे लिए जानना जरूरी कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट या ग्रोथ आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक सर्टेन गोल सेट करती है और उसी गोल को अचीव करने के लिए सारे एफर्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में गोल जो है प्रोडक्टिविटी के टर्म में भी हो सकता है, बेटर वर्क कल्चर के टर्म में भी हो सकता है, और अल्टीमेटली उद्देश्य क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस गोल को सेटिस्फाई करना होता है, लोगों की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय की ज़रूरतों को पूरा करना, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने हमारे पास पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है,
या हमारे ओनर वगैरह हैं जो कंपनी के, उनके लिए वैल्यू एडिशन करना भी होता है, ठीक है, और सोसाइटी को भी फायदा पहुंचाना होता है। ये अल्टीमेट गोल होते हैं और ये सारे गोल अचीव करने का ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम बनाया जाता है। प्रोडक्शन के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, सेल के लिए अलग, कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए अलग, और लोग रखे जाते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है और जो है इंटायर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बना हुआ होता है जिससे कि पूरी प्रक्रिया चलती है। जो मैंने आपको एक जोमेटो का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता निर्भर करेगी कि हर लेवल पर जो व्यक्ति है वो अपने काम को सही से करे, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर को, जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको एक एडिफाइस यानी कि एक मकान भवन की तरह देख सकते हैं, जो अराउंड विच द प्रोसेस आर बिल्ड, जिसके चारों तरफ प्रोसेस बनाई होती है। जैसे मतलब एक हमारा बैंक है तो बैंक में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट अपने आप में प्रोसेस हो गई, ठीक है। हर एक यूनिट या जॉब रोल जो है इस पूरे भवन में, उसमें जो भी व्यक्ति है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास, तभी वो उस लेवल का काम दे पाएगा जैसा उससे उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सफल होना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर लेवल का जो एम्प्लॉई है वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे, और बेहतर परफॉर्मेंस वो तभी दे सकता है जब उसके पास में वो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल सेट वगैरह हो। अगर कोई फाइनेंस का बंदा नहीं है, आप उसको फाइनेंस का काम देंगे तो उससे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद ना करें। अगर कोई टीचर है हिंदी का, आप उसको मैथ पढ़ाने के लिए लगाएंगे तो मैथ तो गोबर ही होनी है, बस यही बात है यहाँ पे। तो उसके बाद में अब इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम ये देख सकें कि हमने जो उद्देश्य रखा था, हमारा जो गोल था, हम उसको अचीव कर पाए या नहीं। इसको एग्जामिन करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जब इंडिविजुअल जो है कोई है, उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है, इसको जो है चेक प्रायर टू पुटिंग देम ऑन टास्क इवन बिफोर द रिक्रूटिंग देम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मतलब हमने जो टारगेट था उसको अचीव किया या नहीं किया, जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसको एग्जामिन करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वेदर अ इंडिविजुअल हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल कुड बी चेक्ड प्रायर टू पुटिंग देम ऑन टास्क और इवन बिफोर रिक्रूटिंग देम। तो किसी व्यक्ति को किसी काम पर लगाने से पहले हम चेक कर सकते हैं भाई कि जो है क्या उसके पास वो नॉलेज, स्किल सेट है जिसके लिए हम उस काम पर लगा रहे हैं, ठीक है। इवन बिफोर रिक्रूटिंग देम, किसी को नौकरी पर रखने से पहले ही चेक कर लीजिए। अगर मैं चाहता हूं कि कोई टीचर मैथ का आए तो मैं उसको नौकरी पर रखने से पहले ही चेक कर लूँगा कि मैथ आती है आपको कि नहीं आती है, ठीक है। व्हेन द जॉब चेंज, यानी टेक्नोलॉजी बदलती है, अ न्यू सेट ऑफ इंडिविजुअल विथ न्यू स्किल कुड बी रिक्रूटेड और द एक्जिस्टिंग वन कुड बी रिटेन्ड और ट्रेंड, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि जब जॉब बदलती है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बदल गई, पहले कापी कलम पे रजिस्टर में एंट्रियाँ होती थी, अब वो आ गया आपका फिनेकल 7 आ गया, फिनेकल 10 आ गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो रिक्रूटेड लोग हैं, ठीक है, या तो हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो जो नई स्किल यानी फिनेकल 7 जिसको आता है उसको रिक्रूट कर लें, और या जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको फिनेकल 7 फिनेकल सिखाएं। दो तरीके हो सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी बदलती है तो, ठीक है। देयर वुड बी अनदर सिनेरियो वेयर इंडिविजुअल मे बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अनदर जॉब इन व्हिच केस वन हैज़ टू सर्च फॉर अ जॉब दैट स्किल ऑफ इंडिविजुअल पोजेस इंडिविजुअली ट्रेन। मतलब कहने का ये हुआ। या दूसरा तरीका हो सकता है, यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बदली, उसके बाद हमने नए लोगों को हायर किया जिनके पास वो स्किल थी, या जो लोग हमारे पास पहले थे उनको रोक रखा, उनको सिखाया, ट्रेनिंग दे दी। दूसरा तरीका हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही दूसरी जॉब में शिफ्ट कर जाए। मान लीजिए मुझे जो है वो रजिस्टर वाली ही बैंकिंग आती है, तो मैं क्या करूं, अब फिनेकल 7 में नहीं कर सकता तो मैं ऐसी जगह नौकरी ज्वाइन कर लूं जहां पर रजिस्टर वाला काम चल रहा हो। वही बोल रहे हैं कि अनदर सिनेरियो में हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है खुद जो है शिफ्ट कर जाए दूसरी जॉब में, जहां पर उसके पास जो नॉलेज है, वो स्किल जो इंडिविजुअल के पास है, या इंडिविजुअल जिस चीज़ के लिए ट्रेन है ना, वो स्किल सेट उसके पास है, तो उसी जॉब को वो सर्च कर लेगी। भाई तुमको टैली आती है तो तुम टैली वाली ही जॉब सर्च कर लो, अब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दूसरे शब्दों में, द असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू द competencies required for a specific job or set of job required to be performed by them become essential, and assumption that anyone can perform any job has been discarded as the jobs are getting more complex and तो ये बोल रहे हैं कि मतलब अब ये असेसमेंट करना एम्प्लॉई का कि भाई जिस काम के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको रखा जा रहा है, वो उस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये असेसमेंट करना अब महत्वपूर्ण हो चुका है। और ये एजम्पशन कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति को काम पे लगा दोगे तो मतलब हर जॉब जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ आता है, तो ये धारणा अब खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो जॉब्स आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड हायर ऑर्डर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि नौकरी मतलब जो जॉब हैं, जो वर्क हैं, वो और कठिन होते जा रहे हैं, और विशेष लेवल का जो है अब नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। जैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज की मैं बात करूं, अगर आपको फॉरेक्स अच्छे से नहीं आता है तो आप फॉरेक्स में डील नहीं कर सकते हैं, है ना,
इतना बढ़िया पढ़ाया है उसके बावजूद भी कठिनाई आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वैसी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक। परफॉर्मेंस पोटेंशियल अप्रेजल देयरफॉर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट एंड द ट्रेनिंग कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंश्योरिंग परफॉर्मेंस। तो जो व्यक्ति का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ठीक है, वो एक इसेंशियल कंपोनेंट महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भी जो है हम परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकते हैं। मतलब एक बार व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया तो ये तरीके हैं जिन्हें हम आजमा सकते हैं। प्राइमरली देयर आर 2 वेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट people have required skill, that is either upgrade the skills of the existing people or get the new people with the required skill। तो लोगों के मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके हैं ये इंश्योर करने का कि उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो जरूरी स्किल है वो मौजूद है। 2 तरीके हैं, पहला जो पहले से लोग हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दे करके उनकी स्किल को अपग्रेड कर दिया जाए, या फिर नए लोग हायर कर लीजिए जिनको नई वाली स्किल है। जैसे फिनिकल 10 जिनको 7 आता था उनको 10 सिखाया जाए, और या तो सीधे सीधे लोगों को हायर किया जाए, नौकरियों पर रखा जाए जिनको फिनिकल 10 ऑलरेडी आती है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ तक कर ली थी कि भाई जो है यहाँ पर हमने बात की थी कि मतलब जो है जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी, उसके लिए उसका नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। तो उसके पास ये सब है एग्जामिन करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जो नॉलेज या स्किल है उसको हम उस काम पे लगाने से पहले चेक कर सकते हैं, या जब हम रिक्रूट कर रहे हैं उस समय ही चेक कर लें कि क्या तुम्हें फिनिकल 10 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जब जॉब बदलती है यानी टेक्नोलॉजी बदलती है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो हमारे नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से नए लोगों को रिक्रूट कर लीजिए, या जो हमारे पुराने लोग हैं उनको रिटेन करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए नई वाली टेक्नोलॉजी की, ठीक है। या फिर अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही ऐसी जॉब में शिफ्ट कर जाए जिसकी नॉलेज उसके पास में है, ठीक है। उसके बाद में अब ये जरूरी हो जाता है कि जो किसी विशेष जॉब के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए, जो कंपेटेंसी यानी कि जो दक्षता होनी चाहिए वो हो अगर एम्प्लॉय के पास, तो ही उसको उस काम के लिए लगाओ, अदरवाइज वो सफल नहीं होगा। और ये एजम्पशन कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ये गलत है। हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। हर कोई जो है फाइनेंस नहीं मैनेज कर सकता है, ये 100% बात है, ठीक है। तो ऐसे में क्या जरूरत है कि भाई हम जो है पर्याप्त स्किल वाले व्यक्ति को ही हायर करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर कोई हर काम कर सकता है, ये अब धारणा खराब हो चुकी है, क्योंकि जॉब काम जो है पहले से ज़्यादा कठिन हो गए हैं और स्पेशल नॉलेज, स्पेशल दक्षता, कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत महसूस हो रही है। जो इसके बाद में हमने देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो जाएगा। आपने पूरे साल काम किया, फिर आपका अप्रेजल किया जाता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, और ट्रेनिंग से भी आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव आपकी करवाई जा सकती है, ठीक है। 2 तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करने के लिए कि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल है मौजूद है। पहला तरीका है कि जो लोग हैं उनकी स्किल को अपडेट कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए ट्रेनिंग दे करके, या फिर नए लोग ही रिक्रूट कर लिए जाएँ उस रिक्वायर्ड स्किल के साथ में, ठीक है। अगला टॉपिक लेंगे डेवलपमेंट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट थोड़ा सा बात करेंगे। तो सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस केम थ्रू इन 1970s to 1980s एंड HRD वेंट बियॉन्ड मेयर ट्रेनिंग एक्टिविटी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बोल रहे हैं कि 1970 से 1980 के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, खास करके किसमें, HRD में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए। और HRD को अब केवल ट्रेनिंग एक्टिविटी नहीं माना जाता है, सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसा मानना बंद कर दिया गया। 1990 में देयर वाज ए कंटिन्यूड सर्च फॉर इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। मतलब 1990 तक आते आते इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की जो है मांग बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे देश में सरकारें चलती हैं उसी तरीके इंडस्ट्री में भी सरकार चले, डेमोक्रेसी हो, ऑटोनॉमी हो, इस तरीके की बात की गई। मतलब कहने का कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। जो यूनियन वगैरह है उन सब की बातें यहाँ पर हो रही हैं कि यूनियन होनी चाहिए, एम्प्लॉय अपनी मांग को रख सकें, अपनी बातों को मनवा सकें, ठीक है। तो वर्कर डिमांडेड अ लार्ज मोर ऑटोनॉमस रोल इन डिसीजन मेकिंग, मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वर्क प्लानिंग एंड इवन सुपरवाइजर सिलेक्शन। तो अब वर्कर्स की डिमांड होने लगी कि भाई हमको जो है ज़्यादा और ऑटोनोमस रोल चाहिए डिसीजन मेकिंग। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सी मार्केट में बिजनेस करना है वो सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कौन सा लाना है वो करेंगे, वर्क की प्लानिंग, इवन अपने सुपरवाइजर को सिलेक्ट करने में भी हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा सुपरवाइजर कौन होगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मैनेजर नीडेड कंटिन्यूअल ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड टास्क फोर्स मैनेजमेंट। तो अब जब वर्कर इतना ज़्यादा आगे आए, यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जब लागू हुई, तो जो मैनेजर्स थे उनके ऊपर दबाव आया कि अब इन मैनेजरों को आना चाहिए क्या, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप आनी चाहिए, यानी इनको ट्रेनिंग दी गई
लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मतलब ऐसी लीडरशिप जिसमें आप लीडर तो हैं लेकिन आप खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दो गुटों का, दो लोगों का आपस में झगड़ा है उसको सॉल्व करना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑफिस के अंदर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, टास्क फोर्स मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग मैनेजरों को दी गई। 1990s फोकस्ड ऑन मैसिव कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क प्लेस मेनली टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। 1990 के दशक में बहुत बड़े स्तर पर कंप्यूटराइजेशन हुआ। किस लिए हुआ? ताकि काम को तेज़ी से किया सके, इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। कॉस्ट को रिड्यूस करना और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। पीसी पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया ड्यूरिंग द पीरियड चेंज टोटली द वर्क प्रोसेस एंड रिक्वायर कंप्यूटर लिटरेसी एट ऑल ऑपरेटिंग लेवल विदाउट लॉस ऑफ टाइम। जब आपका पर्सनल कंप्यूटर क्रांति आई तो जो वर्क स्टाइल थी, वर्क प्रोसेस थी, वो पूरी तरह से चेंज हो गई। लोगों को अब कंप्यूटर की लिटरेसी चाहिए थी, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए थी हर एक लेवल पर, और समय भी नहीं था हमारे पास। यानी कि अब समझो कि कंप्यूटर आता है या नहीं आता है, बैंक में कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया, अब आपको सीखना पड़ेगा, हर हाल में सीखना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा नहीं है। दिस हैज़ पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ट्रेनिंग सिस्टम। इसका असर ये हुआ कि ट्रेनिंग सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया, ठीक है। सब सीखने के उतारू हैं, हमें जल्दी से जल्दी कंप्यूटर सीखना है। द सीनियर्स हु कुड नॉट पिक अप द कंप्यूटर स्किल स्टार्टेड फीलिंग पावरलेस एंड डेवलप्ड फियर एंड एंजाइटी। अब जो पुराने लोग थे जिनको कंप्यूटर सीखने में दिक्कत हुई, नहीं सीख पा रहे थे, अब वो हेल्पलेस महसूस होने लगे, पावरलेस महसूस करने लगे और उनके अंदर डर बैठने लगा और चिंता सताने लगी, यार मेरी नौकरी का अब क्या होगा। दिस पीरियड ऑल्सो सा अ मैसिव आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कर्टेल कॉस्ट। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत मैसिव लेवल पर, बड़े स्तर पर आउटसोर्सिंग की गई। आउटसोर्सिंग क्या होती है? जैसे मान लो मेरा कोई काम मुझे करवाना है, बैंक में मान लो खाता खोलना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, खाता अकाउंट ओपन करना है, तो क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट नहीं ओपन करेगी, हम बोल देंगे कि वो एक व्यक्ति है, वो उसके पास चले जाओ, वो अकाउंट खोलेगा आपका। तो हमने क्या किया, अपना काम आउटसोर्स कर दिया, दूसरे को दे दिया। अब ऐसे क्या है कि हमें अपने एम्प्लॉय को काम में लगाना पड़ता, वहाँ वही काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है, सस्ते में करेगा, तो ये काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग हो गई और ये इससे कॉस्ट घटी, ठीक है। द 21st सेंचुरी सा एक्सटेंसिव कंपटीशन ड्यू टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 1991 में 1991 में भारत सरकार नई जो है इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आई। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये एलपीजी को लेकर के आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दी गई। अब पूरी दुनिया की जो है मार्केट, मतलब लोग हमारे यहाँ बिजनेस करना शुरू किए, तो कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया। ऑर्गेनाइजेशंस मेनली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज बाय मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन थ्रू कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनियों ने क्या किया, फोकस किया अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने का। कैसे? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, कस्टमर की जो जरूरतें उनको पूरा करना है। कैसे भाई? कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कस्टमाइजेशन किया, चेंजेस किए, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, वो भी हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि एलपीजी हैज़ हैपेंड, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, मतलब पूरी दुनिया के लिए हमारी इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी, सारी दुनिया की कंपनियां हमारे देश में आने लगी थी। कस्टमर्स आर नाउ डिक्टेटिंग देयर टर्म्स एज दे हैव वाइडर चॉइस एंड देयर ब्रांड लॉयल्टीज आर डिमिनिशिंग। मतलब क्या हुआ, कस्टमर जो है अब अपने टर्म्स खुद बता रहे हैं, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा खाना पसंद है, ये चीज़ चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि उनका तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई, सिर्फ जूतों के लिए बाटा ही नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ आ गई। और इस तरीके से लॉयल्टी जो थी, मतलब किसी एक ब्रांड के पीछे लगे रहना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। इसके अलावा एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग डेटा, द यूज ऑफ डेटा फॉर एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग पर्पज इज आल्सो गेटिंग मोमेंटम इन द मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब डिसीजन मेकिंग और डाटा एनालिटिक्स वगैरह का यूज होने लगा है, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं। डाटा एनालिटिक्स क्या होती है? जैसे मतलब आपका जो भी आप परचेजिंग वगैरह करते हैं उसको एनालाइज करना कि आपका पैटर्न कैसा है, आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, है ना, आप स्मोकर हैं, नहीं स्मोकर हैं, काइंड ऑफ दैट, इस तरीके से। तो डेटा को खंगाल करके ये सब भी चीज़ें शुरू हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 1970 से 1980 के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को अब मेरा ट्रेनिंग एक्टिविटी नहीं माना गया,
ये उससे आगे जा चुका। 1990 के दौरान इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। वर्कर्स अब डिमांड करने लगे कि हमको अधिकार चाहिए, हम खुद डिसाइड करेंगे। जैसे अभी मौके पर हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो उसको रोक सकते हैं, है ना। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस है आप उसका विरोध कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी में कोई कटिंग वगैरह हो रही तो उसका विरोध कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, तो वर्कर की जो डिमांड थी वो बढ़ गई भाई कि हमको मार्केट सिलेक्शन, सुपरवाइजर सिलेक्शन, इन सब वर्क प्लानिंग वगैरह में हमको रोल दो, हम अब बैठे नहीं रहेंगे, हमारा भी यहाँ महत्व होना चाहिए। इसका असर ये हुआ कि मैनेजर को बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप सिखानी पड़ी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सिखाना पड़ा, टास्क फोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। 1990 के दौरान में बहुत बड़े स्तर पर कंप्यूटराइजेशन हुआ, इसलिए ताकि जो है ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाई सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए सके और सस्ते में भी बनाया जा सके, कॉस्ट भी घटाई जा सके। जब पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन हुआ तो उसने वर्किंग स्टाइल ही, प्रोसेस ही पूरी तरह से चेंज कर दिया और लोगों को अब कंप्यूटर सीखने की जरूरत महसूस हुई हर लेवल पर और बिना समय गंवाए हुए। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेनिंग सिस्टम दबाव में आ गया कि सब सीखने पर बैठे हुए हैं, जैसे महाकुंभ वाली स्थिति होगी कि सब नहाने की स्थिति में है, कहाँ से मैनेज किया जाए, ठीक है। तो वो स्थिति यहाँ बन गई। सीनियर जो नहीं समझ पाए, जो कंप्यूटर स्किल को नहीं सीख पाए, उनको डर लगने लगा, वो घबराने लगे, एंजाइटी महसूस करने लगे। और इसके बाद में इसी दौरान आउटसोर्सिंग भी बहुत बड़े स्तर पर हुई कास्ट कटिंग के लिए। इस दौरान आउटसोर्सिंग का भी फंडा शुरू हो गया। 20वीं यानी 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इकोनॉमी पॉलिसी लाती है जहाँ पर एलपीजी इंट्रोड्यूस किया जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइज किया गया पूरी इकोनॉमी को। उसका असर ये हुआ कि भाई जो है अब कंपटीशन बढ़ गया। इस कंपटीटिव इन्वायरमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती थी, अपनी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना है ताकि कस्टमर की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। कैसे पूरा करेंगे, जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको कस्टमाइज करेंगे, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाएंगे। ओके, कस्टमर्स जो है अब अपने टर्म बताते हैं कि हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। और ब्रांड की जो लॉयल्टी है, यानी कि हम सिर्फ एक ब्रांड बाटा का ही शूज नहीं पहनेंगे, अब हम और भी चीज़ें ट्राई करना, नाइकी वगैरह ट्राई करना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाने लगा डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए। ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीज़ों को भी धीरे धीरे अपनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो बस अपना ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।